हो गया। 34, 35, 36, 37, 38। आज हम लोग आएंगे 39। क्या है ये? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। 39 यानी कि अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। इससे रिलेटेड सेक्शन 39, 40, 41, 42, 43 एंड 45, यानी कि 39 से 45 ये सेक्शन आपको पुराने में पढ़ने हैं। 45, सॉरी नए में। पुराने में 45 से 50। 50, 51। पक्का? 100%। 51। पहले इसको बेरेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी थीम देखते हैं। पहले जनरल वे में क्या कह रहा है? अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है ना? आप लोग भी जब कोई काम करते हो और किसी काम में किसी प्रकार की कोई रुकावट, अड़चन, समस्या आती है, तो आप क्या बोलते हो? आपके मुंह से क्या निकलता है? यार, इस काम का वो व्यक्ति जानकार है, या वो व्यक्ति ये काम करता है, तो उससे पूछ लिया जाए, है ना? ये बात आपके मन में या आपके मुख से कैसे निकली? क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है, आप उसके बारे में जानते हो। जैसे मान लो आप बोरिंग करवा रहे हो, ठीक? अब बोरिंग करवाने में आपका मशीन या आपका पाइप फंस गया। अब आप क्या ताकत लगा के उसको निकालोगे? ताकत लगा के निकालोगे, पाइप फट जाएगा और चेन टूट जाएगी, निकल ही नहीं पाएगा। वहीं पे किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे, वो क्या करेगा? तुरंत बताएगा कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगा के तुरंत निकल आएगा। जैसे एक बार एक कहानी बताता हूँ। ये जब धान लगता है ना, खेत में जब धान की रोपाई होती है, तो खेतों में ट्रैक्टर चला करते हैं, है ना? जिससे वो होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ जगहों पे पानी ज्यादा भर जाता है या चूहे उसको जो है ना होल कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जब पानी जाता है तो वो जमीन जो होती है बैठ जाती है। अब पानी भरा हुआ, उसमें ट्रैक्टर चल रहा है, पता नहीं कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं। जैसे आप लोग गाड़ी चलते हो, अगर रोड वो हो, पानी भरा हो, तो पता चलेगा कि इसमें ज्यादा गड्ढा है, कम गड्ढा है। तो ट्रैक्टर क्या हुआ, उसी में फंस गया। मतलब दोनों पहिए उसके पीछे के धंस गए नीचे। अब वो निकलने का नाम ना ले, और जैसे निकालने की कोशिश करो और नीचे चला जाए। तो अब हुआ क्या कि अब ये हो तो कैसे हो भाई, कैसे निकले? या तो जेसीबी बुलाओ, जेसीबी भी उधर नहीं जाएगी। तो जो पुराने ट्रैक्टर चलाने वाले थे, पुराने लोग, उनसे पूछा गया कि भैया ये कैसे निकल सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक ट्रैक्टर से लंबी, जैसे मान लो इतने ट्रैक्टर है तो उससे थोड़ी सी लंबी आप लकड़ी दोनों पहियों के पीछे आगे बांधिए, आगे बांधिए, पीछे नहीं, आगे बांधिए। पहियों के आगे आप बांधिए, बांधिए, ठीक? और फिर स्टार्ट करके उठाइए, लकड़ी पे वो टायर उसका चढ़ेगा, निकल आएगा पूरा। एक झटके में निकल आया।
वो एक दिन से परेशान था, नहीं निकाल पा रहा था, एक्सपर्ट ने बताया और वो तुरंत निकल आया, है ना। तो बात समझ में आई ना। तो इसी तरह बहुत से मामले होते हैं। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है उसके बारे में एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है, विधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, फिंगरप्रिंट के बारे में, है ना। तो अभी 4-5 चीजें हैं जिसके बारे में हमें लेना। तो पहले हम लोग, बात समझ में तो आ गई होगी ना किस चीज की बात होने जा, क्योंकि ये चीज साक्ष्य में पता चल, भाई आपको घाव लगा और आप की डेथ हो गई, तो अब ये बात कौन जानेगा कि उस घाव से हुई है या हार्ट अटैक से हुई है। ये बात हम आप तो नहीं जान सकते ना, कोई एक्सपर्ट ही जान सकता है। तो इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन की भी जरूरत पड़ती है, किसको, न्यायालय। ठीक। तो पहला सेक्शन 39 कहता है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञों की राय। When the court has to form an opinion upon a point of foreign law, पहला पॉइंट, और ऑफ साइंस, दूसरा पॉइंट, और आर्ट, तीसरा पॉइंट, और एनी अदर फील्ड। अब यहां पे एनी अदर फील्ड लगा के उसने सेक्शन को क्या किया, अब्रॉड कर दिया, तो उसको बढ़ा दिया। जबकि न्यायालय की विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में, अनन्यता मतलब आइडेंटिटी, राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों के विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है और ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। Science or art or any other field are as to identity of handwriting or finger impression, the opinion upon that point of person especially skilled in such foreign law, science or art or any other field are in question as to identity of handwriting or finger impression are relevant facts and such person are called expert। ये बात तो इतनी बोल के चला जाता है ना सेक्शन। बात समझ में आई ना कि ये 4 बातें जो है या इसके बाद अन्य चीजें जो है उनके बारे में अगर हमें जानना हो, राय बनानी हो, तो हम क्या करेंगे, किसी एक्सपर्ट से राय लेंगे, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन हम लेंगे। किसके बारे में, विधि, विदेशी विधि के बारे में, साइंस के बारे में, कला के बारे में, और हस्तलेख या अन्य किसी अंगुली चिन्ह, हस्तलेख या किसी अन्य। हाँ, 6 पॉइंट है ना। तो इनको 6 पॉइंट को पहले तो अलग करो, प्री के लिए पहला सवाल ये बनता है, ठीक है। अब बाद में ना कहना कि सर प्री में नहीं आता है, ठीक। याद होना चाहिए, मसला ये नहीं कि आपने पढ़ लिया है अब आप प्री में सही कर लो, उठा के रखा करो, उसमें प्लास्टिक नहीं लगी, आवाज करता है, उठा लिया करो तो। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक। अब आइए देखिए, अब दूसरा, अब इसका इलस्ट्रेशन देख लो। इलस्ट्रेशन में प्रश्न ये है कि क्या का की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई। जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे का की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत। तो यहाँ पे 2 बातें आती हैं। पहली बात ये होती है कि आपने विष का उतना सेवन किया या करवाया जितने से आपकी मौत आसानी से हो गई। उसका एक्सेस रूप बाहर नहीं है। एक्सेस रूप होता है ना कि ज्यादा अगर जहर हो जाता है तो आप खून फेंक देते हो, झाग फेंक देते हो, तमाम तरह की दिक्कत।
लेकिन जिसको कहते हैं ना स्लो पॉइजन जो होता है वो क्या करता है, वो डेथ तो कर देगा लेकिन वो बाहर चीजें एक्सपोज नहीं करेगा। लेकिन होता क्या उससे नाखून नीले पड़ जाते हैं। जहर खाने के बाद आपका ऑक्सीजन का जो वो होता है ना वो, हाँ, स्टॉप हो जाता, तो ब्लू हो जाता, होठ होठ नीली पड़ जाएंगी, नाखून नीले पड़ जाएंगे, स्किन थोड़ी देर बाद नीली पड़ जाएगी। तो इससे भी ये साबित होता है कि इसको जहर दिया गया है। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं, जहर दिया गया है या कोई दवा रिएक्शन कर गई है। अब मसला इस बात का आ जाता है। अब मामला फंस गया ना कि इनको जहर दिया गया या दवा रिएक्शन कर दी। डॉक्टर पूछा आप कि क्या ये कोई दवा भी खाते थे, हाँ सब खाते थे। तो कभी कभी कुछ लड़के या कुछ लड़कियां या कुछ लोग क्या करते हैं, जो दवा होती है उसको ओवरडोज कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि जहर वहर तो उनको मिल नहीं रहा है, तो क्या करते हैं ओवरडोज कर लेते हैं। लेकिन वो क्या होता है, जब मौत नहीं होती तो वो भी नहीं रिएक्शन करता, उसको भी हजम कर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो बात कौन बताएगा कि भैया इसकी मौत जहर से हुई है या दवा के रिएक्शन से हुई है, तो वहां पे एक्सपर्ट्स जो होंगे वो बताएंगे। अब एक्सपर्ट्स जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हो, वेल क्वालिफाइड हो, डिग्री धारक हो, बहुत उनकी बारीकियों को जानते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, एक्सपर्ट का मतलब बहुत पढ़ा लिखा डिग्री धारक जरूरी नहीं। चलिए, फिर दूसरा कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज बाय पॉइजन, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द presence by which A is supposed to have died are relevant। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसको किसको नहीं समझ में आ रही? अबरार अली, ज्योत्सना, फरमान, रोहिब, वीवो कौन है? वीवो ने आया शुभम। ठीक, अब दूसरा क्या कहता है? प्रश्न ये है कि क्या का अमुक कार्य करने के समय विकृचित के कारण उस कार्य की प्रकृति या ये कि जो कुछ वो कर रहा है वो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि क्या का द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से विकृचित सामान्यता दर्शित होती है, तथा क्या ऐसे विकृचित लोगों को उन कार्यों की प्रकृति जिन्हें वे करते हैं या वो ये कि जो कुछ वे कर रहे हैं वो या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में प्रायः असमर्थ रहते हैं। The question is whether A at the time of doing a certain act was by reason of unsoundment of mind incapable of knowing the nature of the act। बीएनएस की कौन सी धारा है जिसमें आप लोग अनसाउंड माइंड पर्सन पढ़ते हो ना? सेक्शन 22। अब एक सामान्य सा व्यक्ति है, खड़ा हुआ है, सामान्य सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप उसको नहीं जानते, आप जा रहे हो कहीं पे, उसने आपको दो थप्पड़ खींच के मार दिया। अब आप लगे उसको पीटने, पड़ोसी निकल के आता, अरे भैया उसको क्यों मार रहे हो? अरे मारा, हमको मारा है। अरे वो पागल है यार, काहे उसको कर रहे हैं, पागल है वो, अनसाउंड माइंड। अब देखने में तो नहीं लग रहा था, ना उसकी एक्टिविटीज से लग रहा था कि ये पागल है, एक एक्टिविटीज से पता चल जाता है। तो अब वो बात, मान लो कि हो सकता है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि बच्चे लड़के बाहर आ जाते हैं मार मूर के किसी को, शिकायत आती है घर में, अरे यार वो बड़ा अल्टर टाइप का है, वो थोड़ा मेंटली है, कभी कभी सनक जाता है ना, ये कह के बात बन जाती है। लेकिन अब उस बात को साबित करना हो कि क्या वाकई वो सन की है या जानबूझ के होता है, तो ये बात कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा, ये साइको है ये, है ना, या उसकी हरकतों से पता चल जाता है। तो यहाँ पे विकृचित की बात है कि वो था कि नहीं था अनसाउंड माइंड।
ठीक है, ठंडी लग रही क्या? अच्छा लग रहा है, और तेज कर दे? ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कहना क्या चाहता है? किसकी राय सुसंगत होगी? एक्सपर्ट्स की, ठीक है। क्योंकि उसके काम जो जिस होता ना कि कोई सामान्य व्यक्ति रोड के पास बैठ के या रोड के आसपास बैठ के चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा। या कोई सामान्य व्यक्ति किसी राह चलते हुए व्यक्ति को दौड़ाएगा? नहीं दौड़ाएगा, है ना। कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी दौड़ाएगा। तो वो रीजन कौन सा, ये कौन बता सकता है? भाई अगर लड़ाई झगड़े का रीजन है तो सबको पता है, लेकिन अगर ना हमारी जान ना पहचान ना बात न चीत तो दौड़ा लिया उसने आपको। तो जैसे कभी कभी कुत्ते जब काटते हैं तो क्या हर कुत्ता काटता है? सभी कुत्ते काटते हैं ऐसा नहीं है ना। लेकिन हर वो पागल कुत्ता जरूर काटता है जो पागल होता है। तो अब ये कैसे साबित होगा वो पागल है? एक्सपर्ट बताएगा ना, इसके लक्षण उसकी बता दो, उसकी पूंछ सीधी हो जाती है। जिस कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए समझ लो कि पागल है। ऐसा लोग बताते हैं, देखा तो हमने भी नहीं है ना अभी तक। हम्म। बी सी आइए, सी सी देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स वाज रिटन बाय अ another document is produced which is proved or admit to have been written by a the opinion of expert on the questions whether the two documents were written by the same person or by different person or relevant। ये देखो, ये जितने भी सेक्शन है ना, इनको आप अगर खुद अच्छे से पढ़ो ना तो खुद बताने लगेंगे कि हम हमको क्यों पढ़ रहे हो आप लोग। प्रश्न ये कि क्या अमुक दस्तावेज का द्वारा लिखित, जैसे ये लिखा हुआ ना, लिखी गई थी, एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका का द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थी। अब एक राइटिंग हमारी आप ये वाली देख रहे हो, एक और देखे होंगे, है ना। तो अब हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाओ कि पता नहीं सर की है कि नहीं है, कुछ तो ऐसे लिखते कुछ में ऐसे ऐसे कर देते, जल्दी शॉर्ट में कर देते, खींच खाच देते, तो अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देखा है कि नहीं सर ऐसे भी लिखते हैं, सर ऐसे भी लिखते हैं, तो अब अगला कहता ना साहब हमारा तो नहीं है। जैसे साइन होती है ना, साइन एक ऐसे कोई करता है, मान लो ये हमारी है, ठीक है, एक ऐसे हो जाती है, और अब इसी को कोई बना के ऐसे कर दे, है ना। तो अब अगर हम दोनों में करते हैं या एक हम उर्दू में करते हैं, है ना, अब उर्दू में एक कर दें, तो अब आपको तो पता हो गया कि सर उर्दू में भी करते हैं, पता हो गया ना। अब वहां पे पता चला कि साइन उर्दू में है, तो अब आपको तुरंत पता होगा कि सर उर्दू में भी करते थे, अब आपको तो पता है ना। लेकिन अब मसला ये है कि क्या उन्होंने ही उर्दू में किया? उर्दू में तो कोई भी लिख सकता है, हिंदी में भी कोई लिख सकता है, इंग्लिश में भी कोई लिख सकता है, बन सकती है। एक दो बार हमने किया, अभी बताएंगे उसकी कहानी, नहीं हमको नहीं पता। नहीं नहीं चले क्या हर एक, तो अब यही तो एक्सपर्ट की जरूरत होती है ना। अगर उसने पहले हमको लिखते हुए देखा है या उसने पहले हमारी राइटिंग देख लिया है, ठीक है, तो वो दोबारा जब राइटिंग आएगी जो दूसरी वाली जिसपे इश्यूज क्रिएट हुए हैं, वो एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि ना ये इनकी नहीं है, ये दूसरे की है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कुछ चीजें मिसमैच होंगी, कहीं ना कुछ चीजें मिस मैच होंगी। और जब कभी कभी होता है ना, बैंक में आप ही की साइन होती है, आप ही को पैसा देने से बैंक वाले क्या करते हैं, इनकार कर देते, कभी मिसमैच हो रही है। और एक बार हमसे हुआ था जब हम मतलब छोटे थे, मतलब
अंडर एज थे, मतलब नाबालिग थे। ऐसे ही था, मतलब हमको ये उस वक्त नहीं इतना पता रहता ना। वो पिताजी ने कहा जाओ पैसे निकाल लो बैंक से। हम गए। अब उन्होंने इतना बोला, कॉपी दे दिया उन्होंने। अब उन्होंने बताया नहीं कि साइन करवा के चेक मिलेगा ना। हम चले गए, गए बैंक में। और वो जो पर्ची होती है ना निकालने वाली, भरे भरे साइन उनकी, जो जिस स्टाइल में वो करते थे, उनका ला हमको पता था कि वो ला ऐसे बनाते हैं। मैं सेम डिक्टो ऐसे ही लिख दिया। और हाँ, उनका जो है ना, ऐसे बिल्कुल लिखते थे वो। सब बना दिया, पैसा निकाल दिया उसने, बैंक वाले ने मैच कर लिया। क्योंकि उसमें सिर्फ ला ही मैच करना, हम लिखते तो ऐसे लिखते, लेकिन हमको पता था कि ऐसे बनेगा, निकाल दिया पैसा। बाद में जब मैनेजर से बात हुई तो कहा ये तो आपने चीटिंग किया है ना। और आपने कहा हमें नहीं पता तो हम क्या करें, दे दिया आपने, निकाल दिया, अब क्या करें उसमें। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। अब अगर मान लो कुछ, हाँ, अगर मान लो कोई मसला फंसता, तब एक्सपर्ट को बुलाया जाता कि बताइए ये साइन इस साइन में अंतर है क्या। अंतर पता चल जाता तुरंत। उनका ना जो है ना बिल्कुल गोला रहता, बिल्कुल गोला। राइटिंग बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल ये गोला रहता बिल्कुल। मतलब ऐसे लिख देंगे ऐसे लगेगा प्रिंटेड है। हम लोग तो थोड़ा खींच खाच के ध्यान नहीं देते, खींच खाच के लिख देते, तो ये होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सपर्ट ही बता पाएगा, अन्यथा कभी कभी जो होता है ना फोर्जरी वगैरह में, डिक्टो बना देते लोग ना। डिक्टो बना देते, नहीं पहचान, जब 500 को नोट बनता है, डिक्टो बन जाता है कि नहीं बन जाता। अब उसको कौन पहचान पाता है, एक्सपर्ट जो होते हैं वही पहचान। बैंक वाले हाँ, रुपया पकड़ेंगे बता देंगे लोकल है कि ओरिजिनल है। रुपया पकड़ेंगे तभी बता देंगे तुरंत। उसके पेज में फर्क होता है, पन्ने में, है ना, वो जो उसका वो होता है। ठीक है। इसी तरह हर एक चीज के मामले में, कपड़ा का जो एक्सपर्ट होगा वो कपड़ा पकड़ते ही बता देगा मिक्स है कि नहीं मिक्स है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, रोए फेंकेगा या नहीं फेंकेगा। इस एक्सपर्ट होते हैं। ठीक। इसी तरह अ, हीरे की कद्र कौन जानता है, जौहरी जानता है। कौन सा एक विदेशी यात्री था जो जौहरी था। जहांगीर के जमाने में आया था ना, कितने लोग आए थे जहांगीर के जमाने में पता है। हाँ, विदेशी कितने आए थे भारत में। ये तो सब पुराने जमाने के, फाया नित सिंह, नए इस मिडिल एज में कितने आए थे, मिडिल एज में। हेन सांग तो पहले का पगली, वो सब पुराने प्राचीन है। हॉकिंस का नाम सुना है, मनुची का नाम सुना है। हाँ, टॉमस रो, हॉकिंस, मुनरो, मनुची। मनुची तोपची के रूप में था। वो तोपची था, एक्सपर्ट था तोप का। एक्सपर्ट ओपिनियन उससे ली जा सकती, तोप कैसे चलाई जाए, या चली है तो बताओ कितनी दूरी से चली है, अभी आएगा आगे। तो ये कौन था जो मैं पूछा, क्या पूछा था ये मैं, जौहरी के रूप में। कौन था जौहरी के रूप में, बता चुके हैं आप लोगों को, जो पुराना पढ़ चुके हैं। हाँ, हाकिंस नहीं था। मनुची तो तोपची हो गया। नहीं, विलियम फिच भी नहीं था। थॉमस वही था शायद, देखना पड़ेगा वो। मनुची के रूप, मनुची नहीं, मनुची नहीं था। अभी आएगा। और एक डॉक्टर के रूप में आया था, डॉक्टर था वो। तो अब कभी कभी होता क्या है कि पांच छह है उसमें। तो जैसे विलियम फिच जो है, ये किसके जमाने में आया, ये अकबर के जमाने में आया था। हॉकिंस जो है ये जहांगीर के जमाने में आया था। फिर और उसके बाद जो है औरंगजेब के जमाने में आए थे एक दो। ठीक है। तो अब वो किस पेशे से संबंधित है, कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है। ठीक है। तो वो भी आप लोगों को पढ़, देखिए होता क्या है कि यही पार्ट ऐसे होते हैं जहां पे आपके प्री के सवाल बनते हैं। बाकी फालतू खुरापात कहानी में नहीं बनते सवाल, यहीं से बन जाते हैं और पूछ लेता, फिर आप कहोगे सर गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ, आपने उसको कभी ध्यान से दिया देखा ही नहीं ना, उस हिसाब से नहीं पढ़ा है।
अगर उस हिसाब से हर चीज देखी जाने लगे, और देखी जाने लगे यानी देख ली जाए, तो मेरे समझ से कभी कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, और नहीं रुकता है। लेकिन जब तक आप पढ़ते हो, कोर्स पूरा करते हो, और कॉलर टाइट कर लेते हो एक किताब खत्म करने के बाद, 2-3 दिन फिर घूमते हो कि अब तो खत्म हो गई आईपीसी भी, ऐसा ना, नहीं, पढ़ने से नहीं, हर एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना। अब इसी में देखिए, कई जगह प्री के ऐसे सवाल है जो संभावित है कि अगर पेपर थोड़ा से क्लिष्ट बना तो यहीं से सवाल निकालेगा वो, कहीं वो बाहर से नहीं लाएगा। और सिंपल बनेगा तो सिंपल वही जो 6-7 बातें लिखाई नहीं वैसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से किसमें एक्सपर्ट ओपिनियन मान्य है, किसमें नहीं है ना। तो ये दोनों पहलू अभी देखते हैं, चलिए। क्या हो बेटा? किस चीज की? लॉ की? बैठ जाओ। बैठ तो रहो, लेकिन 3 दिन लगातार बैठना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि 3 दिन के बाद ही तुमको समझ में आएगा, अभी 2-3 दिन नहीं समझ में आएगा, ठीक है? साफ बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं भाई, पहले दिन नहीं समझ में आता, पहले दिन लगता क्या चल रहा है, दूसरे दिन लगता थोड़ा सा कुछ समझ में आता है, तीसरे चौथे दिन फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब हमको पढ़ना क्या है ना। 2-3 दिन भी बड़ा हार्ड हार्ड लगता कि कहीं पे भी जाओ, किसी भी उसमें, और उसे पहले दिन भाग जाते हैं लोग, और भाग जाते हैं फिर आते हैं घूम के 2-4 साल बाद। मैंने देखा, कई बच्चों को देखा है, 2-4 साल बाद फिर आते हैं घूम के। हाँ नहीं, ट्रायल 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 यार, देखो दो चीजें होती हैं। जैसे आप जब कभी कहीं पे जाते हो, सज बन के जाते हो, तो वो आपका नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो ट्रायल में क्या होता है, 3-4 दिन सजा के रखा जाता है, सब चीजें सजा के रखा जाता है। तो बिल्कुल अब बनी सी बात है, आप कहोगे "हाँ, नहीं बढ़िया, अच्छा रहा", है ना। हाँ, मेकअप भी और ये भी सब भी अच्छा रहा, लेकिन बाद में जब बाद में होता है तब कहते हो अरे कहाँ फंस गए। तो आपको जब कोई चीज नेचुरली मिल रही है तो उसको नेचुरली समझने की, हाँ ये होगा भी, देखो ऐसा नहीं कि क्लास जो है बिल्कुल जानवरों की तरह बांध के बिल्कुल सीधे बंधे रहना, इधर उधर नहीं करना। एक सर पढ़ाते थे यहाँ पे, यहाँ तक कि अगर वो कोई लड़की अगर बाल ऐसे कर दे या खोल दे या कुछ भी कर दे, फैशन शो में आई हो खड़ा करा देते तुरंत, फैशन शो करने आई हो। कोई छींक देता अगर कुछ भी हो, ये छींकने की जगह है? हाँ, हाँ मतलब कि जरा भी अगर आपने इधर उधर एक्टिविटीज किया, जैसे आप लोग मेज वगैरह खींच देते हो ना, आवाज कर देता ना, भगा दे तुरंत, तुरंत भगा दे। हाँ, के सिंह बहुत मतलब, मार पिन पॉइंट, जरा भी वहां पे आप पेन तक नहीं जोर से रख सकते थे। हाँ, भगा दे, नहीं एंट्री नहीं होती थी बाहर, चाहे 1 मिनट, हाँ चाहे 1 मिनट हो चाहे 1.5 मिनट हो। हाँ वो, हाँ हाँ, तो वही है ना कि वो उस वक्त के बाद साथ अकेले थे, तो मजबूरी थी लोगों की, उनका अपना हॉस्टल भी था तो सुविधाएं भी थी, तो मजबूरी है। हाँ बिल्कुल, नहीं तुरंत मतलब डिसिप्लिन के बारे में बता, जरा भी इधर उधर नहीं कर सकते थे चलिए बेटा। हाँ। हम्म, बहुत सी चीजें आएंगी अभी, हाँ तो अभी देखते हैं नहीं, वो अभी देख, हाँ बिल्कुल आएगा अभी। नहीं तो अभी क्या क्या हो सकता है वो देखना ना, अभी अभी कुछ केसला के माध्यम से आएगी। ठीक, नेक्स्ट आइए डी। शांत हो जाओ, इंटरटेनमेंट का समय खत्म हो गया, ठीक है। सी हो गया, सी हो गया कि नहीं हो गया?
चलिए अब सब क्लास 2 देखिए। सब क्लास 2 इसमें बात अभी जोड़ा गया है ना। When in a proceeding, the court, कुछ शब्द, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computers, resources, or any other electronic or digital form. The opinion of the examiner of electronic evidence referred to in section 79A of the Information Technology Act 2000 इज अ रिलेवेंट फैक्ट। अंडरलाइन करना इसको, सेक्शन 79A। जब किसी कार्रवाई में न्यायालय को किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में पारेषित या पारेषित मतलब ट्रांसमिटेड होता है या भंडारण की गई किसी सूचना के संबंध में कोई राय बनाना हो, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 79A में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक की राय सुसंगत होगी। अब प्री में सवाल बना दिया। सवाल है एविडेंस का, धारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक, सवाल कैसे बनाएगा? जब कभी न्यायालय को किसी कार्रवाई में कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में किसी भंडारण की सूचना के संदर्भ में कोई राय बनानी हो, तो आईटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत वो राय सुसंगत होगी? किस अधिकारी की राय किस धारा के अंतर्गत? तो अधिकारी का नाम भी दे सकता है और सेक्शन भी दे सकता है। तो अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक एक्ट का पूछ लिया सर, आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर, है ना? वहीं से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट। अब ये समझ में आया कि वो एक एक्सपर्ट होगा। ये सेक्शन 45 पुराना, सेक्शन 39 नया। अब बात समझ में आ गई ना कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। ओपिनियन, एविडेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक, एक्सपर्ट ओपिनियन, एविडेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब आइए सेक्शन 40 में कहता है, यानी इसके बाद हमने ये देखा कि किन किन चीजों में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हो सकती। किसमें? सेक्शन 39। अब सब्जेक्ट पे आइए। अब उन्होंने जो जिस मैटर पे राय दिया है, फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, यानी विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, facts not otherwise relevant are relevant if they support or inconsist with the opinion of expert when such opinion or relevant। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो, जबकि ऐसी राय सुसंगत हो। यानी यहां पे एक बात आप लोग समझ लो कि जो बात अभी विसंगत है, एक्सपर्ट के बाद वो सुसंगत हो सकती है, एक्सपर्ट के बताने के बाद वो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा से प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको देते हैं। चूड़ी आप लोगों ने खरीदी, किस किस नंबर की आती है? आपका किस नंबर का, आपका किस नंबर का, आपका किस नंबर का, है ना? कल तुम लोग चूड़ियां लेके आना सब अपने अपने साइज की। ठीक, अब जब अपने अपने साइज की चूड़ियां लेके आओगी तो इनसे कहेंगे तुम इनकी इनकी चूड़ी इनके हाथ में डालो, टूट जाएगी, नहीं डाल पाओ, विसंगत हो जाएगी। देखने में लगे ना सर ये जा ही नहीं, जैसे नहीं जा सकता सर, और आप जब डालोगे तो टूट जाएगी। वहीं पे अगर एक्सपर्ट को बुला लिया जाएगा, एक्सपर्ट कहेगा हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे हो जाएगा?
आएगा वो डाल अभी। एक बॉक्स लाते हैं, ये दरवाजा नाप लो, 3x6 का है, 3x7 का है। एक बॉक्स जो आता है ना बड़ा से, रहता हो घर में होगा ना बॉक्स, जिसमें आप लोग रखते हो रिजर्व सामान। अब ये वो 3.25 फीट का है, 6 फीट लंबा है, 7 फीट। ना तो वो खड़े में आ रहा, ना तो वो बेड़े में आ रहा है, दरवाजे के साइज का ही नहीं। अब बताओ उसको अंदर कैसे लाओगे? है कभी किसी के सामने ऐसा समस्या आई है? कैसे लाओगे उसको अंदर? आप आप जो नहीं इसमें जानते हो, दिन भर लगे रहोगे तभी नहीं अंदर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। किसी भी तरह से आप नहीं ले जा सकते। खड़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, कैसे भी कर दो, नहीं ला सकते आप। वो फंसी जाएगी भाई, उससे जब बड़े साइज की तो फंस जाएगी, भले से बात नहीं। ना वैसे ही आएगी वो। एक बार ऐसे आया था हमारे सामने, तब हमको लगा है देखो ये होता है। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्गों से या जो अनुभवी लोग होते हैं समाज में, उनके उनसे राय लेनी चाहिए। परेशान थे, करीब 2-3 घंटे से अंदर जा ही नहीं रहा, किसी भी एंगल से नहीं जा रहा था। टेढ़ा जैसे अभी कह रहे हैं टेढ़ा कर देंगे, तो सब लोग अक्लमंद होते हैं। सब लोग कोशिश किए कि ऐसे चला जाए, वैसे चला जाए ना, भाई साइज से बड़ा कैसे जाएगा। वो आए 2 मिनट में, कहा बेवकूफ हो, इसका पल्ला खोलो। खोल दिया था ना, उन्होंने कहा खोलो इसको। खोला उन्होंने, और खोलने के बाद उसको कहा पहले ये वाला पार्ट अंदर करो, ऐसे करके वो वाला पार्ट अंदर के कहा अब इसको तिरछा करो, और अंदर करने के बाद ऐसे घुमा दिए, अंदर हो गए। 2 मिनट का काम था। ये होता है एक्सपर्ट ओपिनियन। तो अब विशेषज्ञों के तो वो जो पहले क्या था, विसंगत था कि आपने बड़ी पेठी दे दिया है दहेज में, वो हमारे दरवाजे में नहीं जा रही है, क्या करेंगे उसको, बाहर रखेंगे क्या उसमें? अरे अब लगे आप उनको दूसरे को सुनाने, तो वो विसंगत हो गई ना आपके लिए, अगर अंदर नहीं जा रही है तो इरेलीवेंट है ना। उसमें जानवरों को चारा तो खिलाओगे नहीं रख के। तो लेकिन वही जब एक्सपर्ट आया, कहा ना विसंगत नहीं है, सुसंगत है, कर दे। जैसे कभी कभी जूते, कुछ लोग होते हैं ना, बिना फीता खोले उसमें पैर डालने लगते हैं, और कहेंगे ये टाइट हो रहा है सर, नहीं जा रहा है इसमें। वो जब वहां पे जो बैठा रहता है वो क्या करता है, खोलता है, खोलने के बाद कहता है अंदर करो, फिर वो टाइट करके मान देता है। अब बताओ अब कैसा लग रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज, तो जो चीज विसंगत होती है वो कब सुसंगत हो जाए, आपके हिसाब से नहीं होगी वो, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन की राय में वो हो सकती है। किसको बिल्कुल माना जाएगा। अभी मैंने क्या कहा, थोड़ी देर पहले क्या कहा मैंने, किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, आप अपने ही काम में दक्ष हो गए हो, आप एक एक्सपर्ट हो गए हो, ठीक है। चलिए अभी बहुत सी चीजें आएंगी। तो ये सेक्शन 40 में समझ में आया ना। प्रश्न ये कि क्या का को अमुक विष दिया गया था, अमुक विष दिया गया था। ये तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वो विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे, जिसका उस विषय के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करता है, एक्सर्ट एसर्ट या डिनाई करता है। जैसे कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति की पहली वाइफ एक्सपायर हो गई, उसने पहली वाली वाइफ को खांसी की सिरप 2-3 चम्मच पिला दिया था, उसके खांसी आ रही थी, तो वो उस 2-4 चम्मच पीने के बाद वो नहीं मरी थी, ठीक है। 2-4 चम्मच पीने के बाद वो नहीं मरी थी, वो नेचुरल डेथ अपना मरी थी। दूसरी वाली जब शादी होके आई, तो उसको भी थोड़ा सा खांसी आई, तो उन्होंने कहा यार पी लो, 2-3 चम्मच पी लो, अच्छी हो जाएगी। तो अब ये 2-3 चम्मच पिया, इसको रिएक्शन कर गई, और वो रिएक्शन में ही वो खत्म हो गई। अब जब एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी तो पता ये चला कि इनकी डेथ जो हुई है एक्स्ट्रा डोज सिरप पीने से हुई है। अब वो बंदा कह रहा है यार इसके पहले वाली को तो पिलाए थे, उसकी तो नहीं मौत हुई थी, इसकी कैसे हो गई मौत? तो ये बात कौन बताएगा?
एक्सपर्ट बताएगा कि नहीं इसी से। जैसे अभी कल मोकामा में परसों एक हत्या हुई है ना, कोई नेता था तो उसको ये था कि AK-47 से मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए थे कि उसकी गोली लगने से मौत ही नहीं हुई। अब बताओ, अब इसका मतलब गोली नहीं लगी। भाई गोली लगी होती, AK-47 की गोली वो सीधे नहीं जाती है, वो चक्रवात की तरह जाती है, सब बर्बाद करते हुए जाती है, पूरा ऐसे नाचते हुए जाती है। यानी अगर बॉडी में घुसेगी तो पूरा होल कर डालेगी। ये वाली जो जाती है सीधे मारते हुए निकल जाती है। तो इसमें इसमें सुकून रहता है और उसमें तकलीफ होती है ना। हाँ, इसमें सुकून से आदमी मरता है, उसमें तकलीफ में मरता है। ठीक है। जैसे एक तेज धार वाली चीज से कोई चीज काटी जाए और एक बिना तेज धार वाली चीज से काटी जाए, तो दोनों में तकलीफ किस में होगी ज्यादा? कम धार वाले में। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? दृष्टांत समझ में आया? फिर the question is whether an obstruction to a harbor is caused by a certain sea wall. The fact that other harbors similarly situated the other respect, but where there where no such sea walls begins to the obstruct at about the same time is relevant. प्रश्न ये कि क्या किसी बंदरगाह में, किसी भी बंदरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र भित्ति से कारित हुई है? समुद्र भित्ति मतलब जो सी वॉल होते हैं ना, उड़ गया या कुछ हो गया, बीच में उथला हुआ है तो उसको, जैसे रोड पे आपने देखा होगा कि जहां पे होल हो जाते हैं या उसका प्लेट निकल जाता है तो इंडिकेट कर दिया जाता है कि इस पे आप मत जाइएगा। तो जो अन्य दृष्टि से वैसे ही स्थित थे, किंतु जहां ऐसी समुद्र भित्तियां नहीं थी, लगभग उसी समय बाधित होने लगी थी। यानी कि वैसे ही स्थित थे, जब जहां पे कभी, जैसे मान लो ये हमारा मेन रूट है, इस पे अगर समुद्र भित्ति है तो हमें तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर वैसे ही कहीं और है, कहीं और है जिधर हम जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या अगर उधर जाएंगे तो क्या वो बाधित नहीं करेगी? वो भी तो बाधित करेगी। तो ये बात रिलेवेंट है कि वो समुद्र भित्ति चाहे हमारे मार्ग में हो, चाहे उसी रूट पे कहीं और हो, अगर ये डिस्टर्ब करेगी तो डिस्टर्ब वो भी करेगी। ठीक है। तो इसमें दोनों का जो भी बाधा हुई है, चाहे इससे हो चाहे उससे हो, बस उसका यूटिलाइज इसलिए नहीं कि वहां पे हम जाते नहीं कभी। ठीक है। (41) ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। सिग्नेचर का नाम सुना आप लोगों ने? सिग्नेचर दारू भी आती है। इसका सेवन ये की है और गुटखे का सेवन तुम किए, तो कैसे पता फिर? घर में कोई खाता है, साबित हो गया ना कि घर में कोई गुटखा खाता है। क्योंकि बाकी इसमें बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि गुटखा भी होता है सिग्नेचर। हाँ, सब नहीं जानते हैं, सबको नहीं पता होगा, जनरल कॉमन लोग नहीं जानते उसको। ठीक, चलिए आगे आइए। तो यहाँ पे वो सिग्नेचर से मतलब नहीं, यहाँ पे सिग्नेचर हस्तलेख से, साइन से मतलब होता है। ठीक है। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट, कब? जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति ने लिखी, कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति ने लिखी, ये भी ध्यान रखना, या किसी व्यक्ति ने उसको हस्ताक्षरित किया, तब उस व्यक्ति
व्यक्ति के हस्तलेख जब उसने लिखा या हस्ताक्षरित किया, परिचित किसी व्यक्ति की राय है कि वो उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई है अथवा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी सुसंगत है। जैसे हमसे कोई व्यक्ति वसीयत लिखवाए या कोई व्यक्ति लेटर ही लिखवाए और कहे भैया इस पर अपनी साइन कर दो, तो वसीयत वगैरह लिखी जाती है तो उसमें साइन किया जाता है। या कोई किसी के घर में कोई समझौता होता है तो उसमें भी एक मेमो बनता है और उसमें कि भैया ये चीजें इनके पक्ष में, ये चीजें लिखने के बाद जितने लोग प्रेजेंट होते हैं सबकी वहां पे साइन होती है। अब पता ये चले कि अगली पार्टी कह रहे ना हम इसको मानेंगे ही नहीं, ये उनका लिखा हुआ हो ही नहीं सकता है। अब कैसे साबित करो ये उन्होंने ही लिखा है? तो अब इसके पहले उन्होंने जो कुछ और लिखा था, जो कुछ और कहीं बताई थी या जो भी किया था, उनकी हस्ताक्षर, उनके पुराने लेख प्रस्तुत किए जाएंगे कोर्ट में कि ये साहब देखिए उनका पहले का, ये देखिए इनका, ये देखिए, तो वो वहां पे मैच हो जाए। अब फिर ये हुआ कि जब नहीं मान रहा है तो भाई इसको मैच करवा दीजिए, सुसंगत हो जाए। तो न्यायालय क्या करेगा? एक्सपर्ट को बुलाएगा, बताओ ये और ये दोनों में साइन में कोई डिफरेंस है, या इस लेखनी में, इस लेखनी में कोई डिफरेंस है? तो अब एक्सपर्ट कहेगा थोड़ा टाइम दीजिए, चेक करते हैं। चेक किया, उसने कहा नहीं साहब दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और एक ही व्यक्ति के द्वारा वो है। अब एक तो ये हो गया, एक्सपर्ट वाला हो गया। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो वो जो चीज लिखी गई है जिसपे दो तीन लोगों के और साइन होते हैं, दो गवाह होते हैं, अगर वो ये बोल दे कि हाँ साहब मेरे सामने लिखी गई और मेरे सामने इन्होंने हस्ताक्षर किया है, दैट्स ऑल। कुछ बचेगा फिर उसके बाद? कुछ नहीं बचेगा। तो जहां पे ऐसी बातें आ जाती नहीं हस्तलेख के बारे में और हस्ताक्षर के बारे में, कब हम ये मानेंगे कि उसी व्यक्ति ने इसको लिखा है और उसी व्यक्ति ने उसको हस्ताक्षरित किया है? तो या तो एक्सपर्ट से पूछ लेंगे, अगर गवाह है तो गवाह से पूछ लेंगे जिसके सामने लिखा गया है। ठीक है। इसमें देखो, इसमें देखो एलस्ट्रेशन देखो इसका। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ अ मर्चेंट इन ईटानगर। ईटानगर कहाँ की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। टिक बी इज अ मर्चेंट in Bangalore who has written letter addressed to A and received letter purporting to be writing by him. C is B's clerk. When duty is was to examine and find B's correspondence, D is B's broker to whom B habitually submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising with him thereon the opinion of B, C, and D on the questions whether the letter is in the handwriting of A are relevant through neither B, C nor D ever saw a right। मतलब कहने का कि ए एक क्या है? व्यापारी है, मर्चेंट है। ठीक है। कहाँ का है ये? ईटानगर। इससे व्यापार किससे चल रहे हैं? बी से। बी कहाँ पे रहता है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये रहता है। इसका जितना भी ऑफिशियल काम होता था कौन देखता था? सी। ठीक है। ऑफिशियल काम कौन देखता था? सी। क्यों? क्योंकि वो क्लर्क है। और बी के पत्रों को
देखता भी था ना। इसी के कंपनी में, मतलब इसी के साथ जो माल का व्यापार लेन देन करता था, वो डी नामक व्यक्ति था। ये भी था, डी नामक व्यक्ति भी था। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई सामान ईटानगर से आ रहा है, नहीं, कोई लकड़ी का बढ़िया फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, अच्छा फर्नीचर बेंगलुरु को सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ए ने लेटर लिखा किसको, बी को, कि भैया ऐसे ऐसी बात है, आपने जो ऑर्डर दिया था वो आपका सारा कुछ तैयार हो गया, क्या हम आपको भेज दें? तो कहता भेज दीजिए। इसने लेटर लिखा पहले, अब लेटर लिखने के बाद एक्सेप्ट हुआ तो उसने वहां से ट्रक भेज दिया, ट्रक का ट्रक माल आता है, भेज दिया पे। अब ऑफिस कौन देख रहा है, सी देख रहा है। बाहर सप्लायरों को कौन देख रहा है, डी देख रहा है। मार्केटिंग ये देख रहा है, बीच में कहता है भैया कुछ होता ना, कुछ परसेंट दो, आप कई सामान बिकवा देंगे। कस्टमर ढूंढ ढूंढ के लाने का काम किसका था, डी का था। उसको दलाली करता था, अपना सामान बिकवाता था। देखा होगा आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में भी। जैसे बैंकों के जो एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, LIC वगैरह करने वाले जो एजेंट होते हैं बेचारे, वो क्या होते हैं, एजेंट ही को दलाल बोलते हैं ना। कि क्या टारगेट रहता है, कितना टारगेट करो इतना मिल जाएगा तुमको। तो वो भूमिका में डी था। अब इसने लेटर भेजा, पूरी एक लिस्ट बना के, सोफा इतने, ये इतने, वो इतने, ये इतने, वो इतने, ये इतने, वो इतने। ये बंदा क्या करता था, ये इसके नाम लिखता था, इसके नाम लेटर आता था, ये क्या करता था, इसके ऑफिस में जाता था, नहीं ऑफिस के नाम पे आता था, ये देखता था खोल के, फिर इनको बताता था। फिर जब कभी जरूरत पड़ती इनको कहता यार दिखाओ आज क्या क्या माल आ रहा है, क्या क्या माल आ रहा है देखे तो वो लिस्ट उठा के ये देखता था, डी। ठीक। अब इसकी हैंडराइटिंग से कितने लोग यूज टू हुए, और एक नहीं कई लेटर भाई, तो जो कारोबार के अनुक्रम में जो आ रहे हैं, तो वो हर दूसरे चौथे दिन देखता रहता था कि आज क्या आ रहा है, या इस हफ्ते क्या आ रहा है, अगले हफ्ते क्या आ रहा है, या अगले महीने क्या आ रहा है। तो तीनों परिचित हो गए एक हैंड राइटिंग से कि नहीं हुए। अब कल के कोई मसला फंस जाए, कुछ भी हो जाए, तो इन तीनों को, इसके लेटर को पहचानने में कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पता है क्या रे यार, ये तो ईटानगर वाले व्यापारी का है ना। बात समझ में आ गई ना। ठीक, जैसे कभी कभी क्लास में होता है कि क्लास में ही लड़के लड़कियां जब होती है, तो जब भाई नाम तो कोई किसी का नहीं पूछता डायरेक्ट, कुछ दिनों के बाद, या कुछ ऐसे होते कभी नहीं पूछते किसी का नाम, कभी नाम लिए टीचर ने लिया कि तो पता हो जाता है। लेकिन बाकी की पहचान कैसे होती है पता है आप लोगों को। अब हमें नहीं बोलना, आगे समझ लेना। बाकी की पहचान सबकी अलग अलग हो जाती है ना। हमें वो जो रुमाल लेके आती है बराबर, हर डे वाली अलग अलग लेके आती है ना, तो इस तरह से पहचान हो। तो वो अच्छा लिखती है, अच्छा लिखती है, राइटिंग अच्छी है, तो कभी राइटिंग से, कभी पहनावे से, कभी उड़ावे से, फिर नाम नहीं जानते इसलिए उसके किसी ना किसी पार्ट से आप वो हो जाते हो, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। फिर सब क्लास 2 देखिए 41 का। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में राय बनानी हो, तो प्रमाणन अधिकारी जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, उसकी राय एक सुसंगत राय होगी। भाई प्रमाण पत्र कैसे जारी किया आपने, जब आपने उसको वाच कर लिया तभी तो। सर्टिफिकेट जो जैसे बैंक वगैरह में होता है ना, जब सर्टि सब कुछ हो जाता है, तो वो डाल के उस पर देखता है कि इनका आधार वाला या ये वाला या जो भी होता है ना, वो सब मैच करा लेते हैं कि यहाँ पे जो साइन किया है इन्हीं का साइन पुराने वाले खाते में है या नहीं है। तो अगर आपको चेंज करवाना है तो चेंज करवा लीजिए, साहब हमारी राइटिंग बदल गई है या जो भी है, तो वो उस माध्यम से अपने आप को
सर्टिफाइड अगर वो कर दिया कि हाँ ये इन्हीं की है, खत्म काम, आप फिर इनकार नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो कोई कहे नहीं साहब वहां पे दूसरी साइन कर दे वो, अब वो साइन तो उसके बाद सीधे बोलेगी ये साइन तो आपकी है ही नहीं यहाँ पे। कहा सर नहीं साइन करता हूँ, तो कहा इसको प्रूफ करा लाइए। तो आप जब पहली बार कोई चीज बनता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक उसमें, तो जो आप लिखोगे वही आपका सर्टिफाइड हो जाएगा। जैसे आता है ना कभी कभी ऑनलाइन डिमार्ट, कौन सा वो होता है जिस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, या उसा नहीं, ऑनलाइन कोई आपको इन्वेस्ट करना है पैसा ना किसी उसमें फंड वगैरह में, तो आजकल मोबाइल पे पहले आपको फोटो खींचता है, वो कैच करता है पूरा ना, फिर उसमें एक हाँ, फिर हाँ केवाईसी में फिर एक आता है कि इस पे आप साइन करिए। तो अब आपने जो साइन किया है, तो अब इसको कोई ना कोई अथॉरिटी वहां पे सर्टिफाइड करती है, एप्लीकेशन है। तो अब ये साइन जो आपने किया, अगर कल के कोई समस्या आ जाए पैसा निकालने में कुछ करने में, तो वो तो यही साइन मांगेगा ना, इसी साइन से मैच कराएगा। ठीक है, तो ये होता है। फिर 42, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम्स और राइट्स व्हेन रिलेवेंट। ये सेक्शन 26 में पढ़े थे ना, अधिकार और रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में। सेक्शन 11 आपको मैंने एक काम दिया था ना, किया था आप लोगों ने? हाँ, शब्द मतलब कॉमन इन द सेंस कि भाषा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन बात बात एक ही आ रही है। मैप है ना, रिकॉर्ड्स, ये वो सब नहीं किया, ढूंढे ही ना होगे। असेसर वगैरह जो पार्लियामेंट किया। कस्टम एंड राइट वाला जो थे, और कोर्स ऑफ बिजनेस और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सारे किए। मिल गए सब? हाँ। किस किस सेक्शन में? राइट और कस्टम से रिलेटेड है। और हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। के बीटे भी पढ़ते हैं ऑर्डिनरी कोर्स और बिजनेस के तौर पर। मैप वाला। हम्म। हम्म। और आगे सर आएगा, तो हमने सोचा उस रेजिडेंसी में नहीं, एविडेंस के तौर पे सर जहाँ इधर आगे हम लोग पढ़ते हैं वहाँ। चलिए आगे आइए। जब न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उनका अस्तित्व होता तो संभवतः उसे जानते होते। नहीं समझ में आई? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में घरों के सामने तालाब होना क्या है? कस्टम्स, प्रथा है, रूढ़ी। हर घर में कौन सी राशि में मंदिर रखी जाती है पता है? हर घर में एक मंदिर रखी जाती है, बनाई जाती है, कौन सी राशि में? दिशा, वही राशि है, दिशा, ईशान कोण। ईशान कोण कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्टर्न, जो भी होता है उत्तर पूर्वी, जो नॉर्थ ईस्ट में क्यों रखी जाती, उत्तर पूर्व में? यस,
जो आपकी, हाँ, जो आपके दिन की शुरुआत होती है वो ईस्ट से होती है, तो इसीलिए उसको, और ईस्ट से देखिएगा, ईस्ट से जब निकलता है सूरज, तो आप अपने घर में देखिएगा या कहीं पे भी देखिएगा कि उसकी जो रोशनी होती है वो ऊपर टॉप पे ज्यादा होती है, नीचे टॉप पे कम होती है, तो इसलिए उसको उस दिशा में रखा जाता है। वायव्य दिशा क्या होती है? वायव्य दिशा में क्या होता है? अभी आएगा, ये हिंदी में आएगा सब। देखो ना, वायव्य राशि, ईशान कोण, और कौन कौन, चार पांच कोण होते हैं ना, और ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जान रहे हो? अनेक शब्दों की जगह एक शब्द। हाँ, वायव्य, ईशान। तो पता है, वास्तु के हिसाब, घर इसीलिए वास्तु के हिसाब से बनते हैं। और अगर अगर मान लो वास्तु के हिसाब से जमीन नहीं मिली तो, हाँ, मान लो जैसे होता है ना कि कौन सी दिशा में दरवाजों का मुख होना चाहिए, उत्तर दिशा में ना, उत्तर दिशा में अच्छा माना जाता है। और अगर मान लो आपका जो प्लाट है वो दूसरी दिशा में, उत्तर आपका पीछे चला जा रहा, दक्षिण सामने आ रहा, तब क्या करोगे? हाँ, तो यहाँ पे जब अधिकार, अस्तित्व, यानी के बारे में जब राय बनानी हो, ठीक है, जैसे अभी कल परसों में आया था ना कि उसको उस मार्ग पे आने जाने का अधिकार था या नहीं था, तो अब पुराने जमाने से सब लोग देखते चले आ रहे हैं कि मार्ग का अधिकार, आज वो आके कह रहा नहीं ये हमारी जमीन है, हम इस पे नहीं आने जाने देंगे आप। तो जब तो प्रथा होती क्या, पहले तो आप प्रथा जान लो, कस्टम्स क्या होती है, रूढ़ी क्या होती है, पता है आप लोगों को? होता क्या है सीधी भाषा में? जनरेशन टू जनरेशन उस चीज को फॉलो करती चली आ रही हो बिना उस टाइम चला हुआ कोई रीजन, लेकिन आज के टाइम में वो वैलिड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, पूर्वज करते चले आ रहे, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती चलेगी तो कर। इसका मतलब हम लोग अपनी जनरेशन को प्रथा भी नहीं दे पाएंगे। हर चीज तो फ्लक्चुएट होती है, आज ये चल रहा है, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, वो जो कोई प्रथा भी नहीं हम लोगों को, बल्कि और पुरानी प्रथाओं को हम लोग खत्म करते चले जा रहे हैं। हाँ, तो बदलती चली जा रही है ना धीरे धीरे करके सारी चीज। तो अनंत काल से जिस चीज का पालन बिना किसी अवरोध के किया जाता है, धीरे धीरे करके वो प्रथा बन जाती है और रूढ़ी बन जाती है। जैसे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, गांव से जो लोग संबंध रखते होंगे, होता है अमूमन देखा जाता है, जैसे ये खेत है, ठीक है, ये गांव है, ठीक है, इधर सब पूरा, इधर कोई रोड नहीं है, इधर कोई रोड नहीं, इधर कोई रोड नहीं, ठीक है। अब ये खेत है, ठीक है, अब लोगों को यहाँ से ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड इधर से जाके इधर जाके यहाँ पे ऐसे निकलती है, ठीक। अब क्या होता है कि गांव के कुछ बदमाश लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इधर से घुसे और इधर निकल आए यहाँ पे, है ना। अब ये क्या कर, अब ये होता तो लास्टली होता है ना, तो अब वो बेचारा गेहूं बो दे, कुछ भी बो दे, वो धीरे 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 चल के क्या करेंगे, इसको रास्ता में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब वो मना करता है, कांटे लगाता है, सब कुछ लगाता है, लेकिन लोग नहीं मानते, कुछ तो साइकिलियों उठाते हैं, पार करके निकल जाते हैं। तो जब वो धीरे धीरे करके बन जाता है, अब वो क्या किया कि यहाँ बैठ के ताकना शुरू कर दिया, ये देखते कौन जाता है। अब कोई गया, यहाँ तक पहुंच गया बेचारा, उसकी नजर पड़ी, उसने आवाज दिया, समझ में नहीं आता, वो रास्ता बना हुआ है ना, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या? रास्ता बना तभी तो हम जा रहे हैं, नहीं अब क्यों जाते हैं? अब बेचारा वो भी शांत हो गया, अब क्या बोले वो। तो इस तरह से कभी कभी होता है, आप लोग देखते हो समाज में सब चीजें, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह जो रूढ़ियां होती है, अगर वो अस्तित्व में होती तो वो उसकी जानकारी सबको होती। जैसे
अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, जैसे मुस्लिमों में विवाह जो हुआ करते थे रात में हुआ करते थे, और हिंदुओं में भी हुआ करते थे। हिंदुओं में भी हुआ करते थे, लेकिन हिंदुओं में 3 दिन 2 दिन पहले बारात आया करते थे। हाँ, हाँ, 5 दिन पहले भी, फिर 3 दिन, फिर धीरे धीरे करके एक दिन। अब क्या कर रहे हैं कि अब प्लान हो रहा है कि दिन में करो। मुसलमानों ने तो सब बदल दिया, उन्होंने रात की जगह हिंदी दिन में कन्वर्ट कर लिया। बस 3-4 घंटे का प्रोग्राम होता है। 2 बजे 2:30 बजे दिन में बारात पहुंचती है, और 4 बजे तक सब खा पी के अपने अपने घर खत्म। पहले 3-3 दिन 2-2 दिन लगा रहता था। हाँ, तो 11 दिन, 11 दिन झेलो उनको बैठा के। और फिर बाराती कैसे ट्रीट लेते हैं वो पता है आपको। जरा भी अगर नाक पे मक्खी बैठ गई, बवाल हो गया। घोड़ों को चना वगैरह भी देना पड़ता था, घोड़े वोड़े लेके जाते थे। बहुत प्रथाएं थी। तो अब उसमें से बहुत सी चीजें शॉर्ट हो गई है ना, लेकिन अभी भी आम का पत्ता, केले का पेड़ है ना, और दूब की घास होती है ना, हाँ, और हल्दी, और वो धागा है ना, हाँ, कलावा जिसको बोलते हैं ना, वो सब अभी भी चल रहा है ना। वो सब अभी भी चल रहा है। अब अगली जनरेशन आएगी जो सीधे भाग भूग के मैरिज कर ले रहे हैं, वो सब कहेंगे खत्म। तो अब उसमें शुभ अशुभ का मसला ये होता है, मैं 2-3 चीजें देखी हैं भाई। ये आस्था होती है तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता भाई, जिसको जो मर्जी हो करे, सब आजाद है। क्या जो लव मैरिज होते हैं या इन सारे संस्कारों के बियॉन्ड होते हैं, क्या वो शादियां सक्सेस नहीं होती? सर मंदिर में तो होते हैं। बाकी सारी चीज तो ना कलावा गया, ना हल्दी गई, ना कुछ गया, ना कुछ गया, नहीं होता। हाँ, उसमें तो सीधे जाइए, आप रजिस्टर्ड कराइए, चले आइए। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आस्था और रूढ़ी और प्रथाओं को, इसमें उदाहरण देखिएगा इसमें, किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कुल के पानी का उपयोग करने का, कूप के अधिकार इस धारा के अर्थ के अंतर्गत साधारण अधिकार है। द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज टू यूज द वाटर ऑफ ए पर्टिकुलर वेल्स इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इससे क्या होता था, कभी कभी रूढ़ी और प्रथा का होना इसलिए भी जरूरी होता था कि व्यवस्थाएं कुछ डिस्टर्ब ना होने पाए। जैसे होता था कि गांव में अगर 2 तालाब है, तो अमूमन उनको बांट दिया जाता था कि आप आधे लोग जो है इधर के इधर जाओगे, आधे लोग इधर के इस तालाब में जाओगे। तो उससे, जैसे जिसको जुरिस्डिक्शन बोला जाता है, तो उससे एक तो गैदरिंग कम होगी, यूज जो होगा दोनों तालाबों का बराबर होगा। ठीक है। तो ये इसलिए ऐसे चीजों की परंपराएं थी। तो अब वो धीरे धीरे करके रूढ़ी बन गई कि अब अगर इधर कर लेके पहुंच गया अपनी भैंस इधर, बवाल हो गया, मार हो गई, है ना। और लोकतंत्र में तो यही होगा कि भाई अब पूरा भारत हमारा है, इस तालाब में पिलाए चाहे उस तालाब में पिलाए, है ना। तो ये सारी चीजें। कुआं ठाकुर साहब का पढ़ा है? ठाकुर, हाँ, ठाकुर का कुआं, जमीन पंडित जी की, है ना। ठाकुर का कुआं, ये उनकी मुंशी प्रेमचंद की शायद, क्या? किसकी है? ठाकुर का कुआं। बात समझ गया ना, रूढ़ी प्रथा क्या होती थी। फिर 43 देखिएगा। प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है? हम्म, ओपी वाल्मीकि है। जबकि न्यायालय को, when the court has to form an opinion as to मनुष्य के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों के, किसके? निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों, यहां पे वो पर्टिकुलराइज कर दिया है। ठीक है। फिर किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के,
विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। जैसे खड़ंजा, खड़ंजा वर्ड कौन कौन वाकिफ है? सब लोग वाकिफ हो ना? अब कोई दक्षिण भारत का जज आए हाई कोर्ट इलाहाबाद में और उसके सामने खड़ंजा वर्ड यूज कर दिया जाए, व्हाट इज दिस खड़ंजा, है ना? ऐसे ही बोलेगा व्हाट इज दिस खड़ंजा, तब उसको समझाया गया कि ब्रिक्स, दिस सिचुएशन दिस साइड विल विल सेटल, हाँ, ऑन पथ, है ना? तब अच्छा अच्छा। तो बात समझे नहीं समझिए? फिर मामला फंस गया कोर्ट में, शादियां जैसे होती है ना, इस परिवार की उस परिवार में, और उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में सर ये प्रथा नहीं थी, अगले ने कहा कि हमारे परिवार में सर ये प्रथा थी। जैसे अभी भी शादियों में होता है ना, कुछ जगह कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, कहते हैं साहब हमारे यहाँ लेन देन फलती नहीं है। उन्होंने लेन देन बोल दिया ना सब, तो आपको भी तो मुक्त कर रहा है ना, अब अपने आप को करता तो फिर बेइज्जती होती ना। फिर दूसरी बात कि हमारे यहाँ प्लास्टिक का सामान यूज नहीं किया जाता, उन बात ही बात में अपनी बात को उन्हें बोल दिया है। इसका मतलब तांबे पीतल का आप क्या चलता है, ठीक है, मतलब एक होता है प्रथा होती है। फिर हाँ, तो वो सब जैसे जैसे भी होता है जैसा ना, तो अब क्या होता है ना, जैसे आप देखिएगा अपने भारत देश में है ऐसी विविधताएं हैं कि पर्टिकुलर कुछ एरियाज में, जैसे अभी मान लो जनजाति का केस हो, तो जनजाति के केस में अगर भाई बहन या चाचा बाबा में शादियों का कोई मैटर पहुंच जाए, तो अब इन्हें हिंदू विधि में तो नहीं है। अब जज साहब चक्कर में कि यार ये नाम तो हिंदू है, सारा कुछ हुआ है, तो ये तो वाइड हो गई मैरिज, भाई बहन की कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, वो बहुत से कल्चर होते हैं, और हाँ वो पहले पेड़ पे चढ़ते तमाम तरह की, हाँ, और फिर दोनों का पेड़ काट दिया जाता, दोनों गिर पड़ते हैं शादी शुरू, है ना? हाँ 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 हाँ, वो जनजातियों में बहुत कई विचित्र विचित्र शादियां होती हैं। और बिहार में ये ना कि पहले ही लड़के को पहले ही लड़की के यहाँ भेज दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है कुछ कुछ जगहों पे पहले ही भेज दिया जाता है लड़के को, लड़के को, लड़की को नहीं। तो ये अलग अलग प्रथा। तो अब उनमें अगर जज साहब को राय बनानी हो तो क्या करेंगे जज साहब? तो पूछेंगे भैया क्या है प्रथा बताओ जरा वकील साहब, कि अगली पार्टी कह रही सर हमारी प्रथा है, हमने प्रथा अनुसार किया है, गलत नहीं किया हमने। अगली पार्टी कह रही नहीं साहब हो ही नहीं सकती शादी, वाइड देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में, करा ना हिंदू मैरिज एक्ट मत देखिए, आप एससी या जो शेड्यूल्ड ट्राइब मैरिज के नियम है वो देखिए आप, है ना? ठीक, बात समझ गए ना? तो फिर किसी विशिष्ट जिले में विशिष्ट, जैसे इलाहाबाद का अमरूद, भले वो मीठा ना हो, भले बेकार हो, 2 कौड़ी का हो, लेकिन बंगलौर में चला जाएगा तो इलाहाबाद के नाम से ही बिकेगा, है ना? बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जो प्रथा जैसे भी है, सिद्धांत है जो भी है, तो अगर उनके बारे में राय बनानी है तो हमको एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये 43 जो है पर्टिकुलर कर दिया है, यानी मनुष्यों के अपने, समाज के अपने, कुटुंब के अपनी प्रथाएं जो है उनके बारे में अगर कोई, ये ऐसे बहुत से मसले पहुंचते हैं ना, तो इसीलिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। पढ़ने के लिए कोई लिमिटेड पीरियड टाइम रहता है? नहीं, कोई लिमिटेड पीरियड टाइम नहीं रहता है, उसको चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ब्रीक हो। हाँ, ये नहीं कि 10 साल हो गया तो मान लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ
कोई लिमिटेड पीरियड सर्टिफिकेशन नहीं है कोई प्रथाओं का, ठीक है। वो अनंत काल से उसका नाम ही दिया गया, अनंत काल से। हाँ, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, तभी उसको ठीक। 44 आई है। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है, सुसंगत है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 1869 और बीएनएस की धारा 82 एंड 84 के अधीन अभियोजन में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी, यानी ये दे दिया प्रोवाइजो। अब देखो इसमें है क्या कि प्रश्न ये कि क्या का और खा विवाहित थे। सवाल ये आ गया ना, जैसे अभी एक केस चल रहा है मेरठ में, शायद मेरठ का ही है ना। वो लड़की उस लड़के के साथ मतलब शुरुआत किया था, और उसके बाद उसके माता पिता ने पूरी प्लान करके पूरी तरह से अपहरण का मुकदमा लिखा विखा के उस लड़के को 20 साल की जेल करवा दिया। वो लड़का जेल में है। वो लड़की अब आके कह रही है कि मैं रहूंगी तो उसी के साथ रहूंगी, और अब बता रही है कि उसको गलत तरीके से फंसाया गया। हाँ, तो अब वो लड़की खुल के मैदान में आ गई है। अब बताओ उस लड़के का जिसको गलत तरीके से फंसा दिया गया, उसको सजा हो गई, अब उसके जीवन तो बर्बाद हो गया। और ये लड़की कह रही मैं और कहीं शादी करूंगी नहीं। तो इसमें भी वही बात, एक प्रश्न ये है कि क्या का और खा विवाहित थे। ये तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकृत किए जाते थे। किसके द्वारा? मित्रों के द्वारा। ये बात उनके मित्रों को पता था कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, और उनसे वैसा बर्ताव किया जाता था, सुसंगत है। तो अब जब वो दोनों जैसे भी लिव इन में रह रहे, जैसे भी रह रहे थे, एज हस्बैंड वाइफ रह रहे थे ना, अब उसमें आपने अनर किलिंग में, अनर उसमें आपने उसकी एफआईआर करवाया, अपहरण कर लगवाया, सब लगवा के उसको आपने सजा करवा दी। तो यहाँ पे न्यायालय को सतर्क होकर देखना चाहिए था कि न्यायालय भी साक्ष्यों के आगे मजबूर हो जाती है। और साक्ष्य जैसे होता है, अभी देखा है आपने कि दिन दहाड़े थार 7-8 लोगों पे चढ़ा दिया गया, पूरी मीडिया देख रही थी, सब कोई देख रहा था। अब उसमें से जो गवाह थे 20, वो मुंह कर गए। हाँ, अब उसका क्या होगा पता छूट जाएगा। तो अब खुलेआम इस तरह से अगर न्याय होगा तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी तो है भाई, आदमी मुंह कर रहा है तो ये तो बनी सी बात है कि आपको भी पता है, हमको भी पता है, इनको भी पता है। भूत के आगे क्या होता है? शैतान नाचता है। नहीं, डंडा के आगे है ना, डंडे के आगे भूत भी नाचता है, कहावत है ना। तो अब जो गवाह रहे होंगे उनको हैं तो बेचारे किसानी, वो डरा दिया, धमका दिया, तो कहे भाई ठीक है हम नहीं जाएंगे, माफ करो, हमारा परिवार छोड़ो। मना कर दिया उन्होंने, जाके कोर्ट में रिट्रैक्ट कर गए। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से जब न्याय होगा खुलेआम तो समस्या तो क्रिएट होगी। तो प्रश्न ये कि क्या का खा का धर्मज पुत्र है। यह तथ्य कि कुटुंब के सदस्य द्वारा का से सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता था, सुसंगत है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज अ legitimate son of B, the fact that a was always treated as such of by member of the family is relevant। ठीक है, होता है कि नहीं? इसीलिए लोग दावत देते हैं कि लोग आके खा लें, ताकि कल के कुछ हो तो बताएं कि हाँ हम शादी में गए थे, ठीक है। तो इसीलिए दावत देते रहना चाहिए।
एक दूसरे को खिलाते पिलाते रहना चाहिए ना, पता चलता रहे। लास्ट सेक्शन 45 देखिए, ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट, राय के आधार कब सुसंगत है। जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वो आधारित है सुसंगत है। कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है। ठीक है, कि जैसे मान लो हमने चीनी नमक को एक साथ घोल दिया, ठीक है, तो अब ये हमारा एक्सपेरिमेंट है कि चीनी और नमक एक साथ घुल सकता है ना। तो अब अगर कोई पूछे कि क्या चीनी और नमक एक साथ घुल सकता है, तो बिल्कुल सर घुल सकता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना। किसी उसमें ठंडा करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट शायद कम हो जाता है, क्या टेम्परेचर कम हो जाता है, ऐसा कुछ नियम है। हाँ, कम हो जाता है ना। हाँ, तो वही वो कहने का मतलब कि जो चीज आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया है और अगर उस चीज की जरूरत पड़ रही न्यायालय को, तो वो बता सकता है कि साहब ऐसे ऐसे इसमें होता है, कर क्या, अगर कहेगा दिखा दो, दिखा देगा वो। लेकिन अगर उसने राय बना ली है और उसने दिखा दिया है, तो फिर ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए देखो रिसर्च में जो जनरल प्रकाशित होते हैं वो इसी बात के होते हैं कि आपने इन इन चीजों को साबित कर दिया है, बोला हाँ सब साबित हो, अब वो एक राय बन गई। ठीक है, तो ये बात तो आपने सेक्शन देखी, ठीक है, सेक्शन देख लिया है। कुछ लोगों को उलझने भी हो रही होंगी कि कोर्स तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बढ़ा दे, खत्म कर दे जल्दी से, कोर्स जल्दी से खत्म करा दे, जल्दी से खत्म हो जाएगा। 5 आज हो गए, कल 5 हो जाएंगे, कल 50 खत्म, फिर उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो यहाँ पे ये आपने बेयर एक्ट पढ़ा है, जो बेयर एक्ट पढ़ते हैं जिसको बेयर एक्ट कहते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत सी चीजें हैं, कल देखेंगे हम लोग। अभी केस लॉज देखने हैं, फिर उसके क्या एक सुनार भी एक्सपर्ट हो सकता है, क्या एक टाइपिंग मशीन भी एक्सपर्ट ओपिनियन में आ सकती है, बहुत सी चीजें अभी। ठीक है, अभी बहुत सी चीजें, कल हम लोग एक एक सेक्शन को एलेबरेट करेंगे। हाँ, नहीं, नहीं बोल सकते, इंफॉर्मेशन तो ओपिनियन है, ओपिनियन कौन दे सकता है, राय कौन दे सकता है, बस, ये थोड़ी ना दे रहा है। हम्म। नहीं, एआई जैसे एआई है, अभी लिख के डालो कि हमारे क्लास में मर्डर हो गया, लिख के डालो अभी, क्या लिख के आता जवाब में, हमारे क्लास में मर्डर हो गया, और फिर डालो मर्डर जो है मोनिका ने किया है, फिर देखो उसमें आ जाएगा पूरा। हम्म। ठीक, 5 देखिए, 5 5 का सेगमेंट चल रहा है, इसके पहले 5 चला था, आज 5 हुए हैं। आप लोग अपने आप को बिल्कुल इधर उधर मत भटको, दूसरी जो लाइन लाइन है उनको याद कर डालो, खाली सेक्शन का याद कर लो, सब आएगा आपको। देखिएगा आपको ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ इंप्रूव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, कल वाइवा होगा इसका कल। ठीक है, जिसको देना हो 50 तक वो आ जाएगा, 50 ना भी पड़ेगा तो 45 तक ही रखेगा। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट कौन हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है, इलस्ट्रेशन। इसके बाद दो 2 सप्ताह का टेस्ट सेट है ना, यानी कि इस मंडे को तो नहीं, संडे को तो नहीं है कल, लेकिन नेक्स्ट संडे में क्या है, हाँ 15 से 50 होगा नेक्स्ट संडे, ठीक है। फिर उसके बाद प्री होगा, ठीक, दूसरे संडे को, यानी कल 2 तारीख है ना, 2 को कुछ नहीं है, 2 से 9 को, 9 को होगा आपका 9 नवंबर। ठीक है, क्या है, 15 से 50, फिर 9 7 16, 16 नवंबर प्री, फिर उसके बाद 7 6 13 23 नवंबर,
ये लास्ट होगा मेरी समझ से 23 नवंबर तक आपका एविडेंस खत्म हो जाएगा मे बी। और इसमें प्रॉब्लम 2 सेक्शन 31 से लेके 170 तक, प्रॉब्लम 2 31 to 170। ठीक, ये शेड्यूल आपका हो गया। अब कोई नहीं पूछेगा बीच में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कोई नहीं पूछेगा। 31 से, हाँ प्री प्री, हाँ हो सकता पूरा करवा दें। हम्म, हाँ अगर रह जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो जहां तक होगा वहां तक करवा देंगे। ठीक, सब लोग देख के अपने अपने साथी संगाती को बता देना। ठीक है, मिस्टर रोहिब, मिस्टर फरमान, सुचिता, ताबीर, अबरार अली, ज्योत्सना, सब क्लियर हो गया ना? आप कोई दिक्कत तो नहीं ना? शुभम, सैमसंग, वीवो। ठीक, और लापरवाही नहीं करोगे। अगर देखो, अगर सच में रिजल्ट के इच्छुक हो, सच में अगर इस रिजल्ट के इच्छुक हो तो अभी भी शांत रहा करो क्लास में। सच में अगर इस रिजल्ट के इच्छुक हो, इस रिजल्ट के इच्छुक हो, तो हम नहीं, आपको पहल करनी है। हमारी कोशिश तो जहां तक होती है हम कर देते हैं, पहल आपको करनी है। पहल आपको ये करनी है कि आपको ये बताना, सर ये मेरा रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है, हम चेक करेंगे। ठीक, कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही, सर ये कैसे होगा, इसको कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए, वो सब शॉर्ट में, संक्षेप में वो आप पूछ सकते हो, वो हम सब बता देंगे आपको। नहीं, करना तो आप ही को है, एग्जाम हॉल में तो आप ही को जाना, हमको तो जाना नहीं है, आप ही को जाना है ना। तो वो यहीं पे हम सब करवा देंगे, सब करवा देंगे आपको सारे। हो सकता है 150 में 120 सवाल आपको यही क्लास में बोले गए सवाल आ जाए, डिक्टो नहीं, टॉपिक से, रूप से मिलता जुलता। बस वहीं पे अब आपको अपनी कला दिखानी है। जैसे हमको सब्जी बनाना आता है, किसी भी किचन में घुसा दीजिए, अब हमको बना के निकल आएंगे। वहां अलग चीज है कि उस किचन का टेस्ट अलग होगा, हो सकता है दूसरे के किचन का टेस्ट अलग हो। वो डिपेंड करेगा कहाँ पे, मसाले पे, तेल पे, सब्जी पे, है ना? वैरी करेगा नहीं करेगा? तो बस इस तरह से आप समझिए, हम सब कुछ, हर चीज आपको करा, हर एक टॉपिक पे, हर एक उस पे करा देंगे। पीसीएस का जो पेपर आप लोगों ने देखा है, कुछ नहीं होता है, आप लोगों को बस एक वहम होता है, और इस वहम में कि क्या क्या पढ़े जीएस में, बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। आप करिए तो साल भर अच्छे से तैयारी जीएस की। अगर कोई पहलू रह जाए तो बताइए आप, और वहां छूट जाए तो बताइए, कभी आपने उस हिसाब से पढ़ा ही नहीं। सच्चाई इस बात की है, 99% बच्चा जो फेल्योर करता वो इसी कारण करता है। वो इसको भी पढ़ ले, उसको भी पढ़ ले, इसको भी देख ले, उसको भी देख ले, है ना? सब कुछ देख ले, और सब कुछ में क्या होता, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो चीज आती है वो तो आपको करना ही करना ना। ठीक है, चलिए आइए, अब टाइम भी कम बचा है आज। नेक्स्ट दोबारा ज्वाइन करिए आप लोग। तो जो अब ये हमने बता दिया ना कि जिसको रिजल्ट चाहिए वो मिले हमसे, हम नहीं मिलेंगे, हम तो रोज ही मिलते हैं। आपको स्पेशली मिलना है, हम फिर आपको बताते चलेंगे, करते चलो, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए एनी हाउ। और रिजल्ट आप ही दोगे, हम कोई दूसरा बाहर ही नहीं देगा। नहीं, हमें तो ये रहता है कि हम 67 सीट में करा सकते हैं, 18 सीट में करा सकते हैं, 17 सीट में करा सकते हैं, तो 182 सीट है यार। हम तो 10 का 10, 15 का 15, जो भी आएगा सबका करा देंगे। ये बस करा देंगे, बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, कुछ हट के करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये मत सोचो सर बर्डन बहुत है, सर दिमाग गर्म हो जा। गर्म होने दो, कितने दिन गर्म होगा, हो जाने तो गर्म, फट जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है,